हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में पाठ 4 नन्हा फनकार उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अब अकबर उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का जवाब देता है कि केशव। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तो अकबर ने कहा कि उसके लिए तुम्हें हथौड़ी और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। तो केशव अपने पिता के पास जाता है और उनका जो छेनी हथौड़ा है वो लेकर आता है। अब अकबर दोस्ताना अंदाज में केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए बोले कि अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो केशव ने संदेह भरी नज़र से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो अकबर ने कहा, क्यों नहीं। अकबर ने कहा कि मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो केशव कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, तो ये सब काम करेंगे तो ठीक नहीं लगता। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया धोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमझ की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब केशव अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का तरीका सिखाने लगा। फिर उसके पिताजी ने केशव को जैसे ही सिखाया था, वैसे ही केशव ने क्या किया, पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बना दिया और अकबर को कहने लगा कि इन लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। तो उससे क्या हुआ, कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरची उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अब अकबर हथौड़े से जोर से हथौड़े से वार किया। तो केशव कहता है कि नहीं नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, और उसने अकबर को करके दिखाया और अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखी, वरना क्या होगा, किरची उड़कर आंखों में चली जाएगी। तो ये सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था
कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, हिंदुस्तान का बादशाह है। और एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरीके से लकीरों को उकेर रहा है। बादशाह से अगर जरा से भी चूक हो जाती तो वो फौरन क्या कर लेता, उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। और काम करते करते अकबर भी उससे पूछ बैठते कि केशव क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है? तो केशव भी सिर हिलाकर उसमें अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गई और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए, यानी दोनों अपने काम में खोए हुए थे, तो इस बात का उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास में दूसरे भी जो समतरास थे वो उन्हें बड़े ही कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यानी कि केशव जो काम कर रहा था तो अकबर उन्हें गौर से देख रहे थे। तो उन्होंने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, वो क्या कर रहा था, अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे कि वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखानों में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, जंगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अब लड़के के काम करने का, यानी केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने केशव को कहा कि देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम भी करो। तो केशव पूछता है कि कैसा कारखाना? तो अकबर ने कहा कि बस ये महल तैयार हो जाए, उसके बाद तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। तो केशव का चेहरा चमक उठा और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मच रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए उन्होंने केशव का कंधा थपथपाया और बोला कि अपना काम जारी रखो। तो केशव ने उनसे पूछा कि क्या आप दोबारा आएंगे? तो अकबर ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो केशव क्या करने लगा, पूरे दिन संग तराशों के बीच
अकबर के साथ यानी बादशाह के साथ हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव भी बहुत थका हुआ था, पर उसके आंखों में नींद कहाँ। वो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। तो पिता ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम तो अभी से ही इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होगी। अब केशव पूछता है कि उनके पास इतने सारे इतने सारे महल हैं, तो वो बादशाह अकबर सिकरी में ही नया शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए कहा कि बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी उनका एक खास कारण है। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए, लेकिन फिर भटकते भटकते वो बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होंगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। यानी केशव कहता है कि इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? सलीम रखा है। और इसी के कारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने उनिंदी आवाज़ में बोला, यानी केशव को अब नींद आ रही थी और पिताजी ने देखा कि उनका जो लाडला बेटा है वो सो गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पाठ होता है, पाठ 4 की हमारा जो नन्हा फनकार जो पाठ है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि ये पाठ यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।